हिंदू राष्ट्र का प्रचार किया जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाया जा रहा है, हिंदू संविधान बनाया जा रहा है, और हिंदू राष्ट्र के निर्माण की बात ब्राह्मण बलियों के बस्तियों में नहीं की जा रही। हिंदू राष्ट्र के निर्माण की बात पिछड़े वर्ग के जातियों में जाकर की जा रही है, अनुसूचित जाति जनजाति के घरों में जाकर की जा रही है। इन्हें धर्म के नाम पर बताया जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाया जा रहा है, और हकीकत में क्या हो रहा है? ब्राह्मण राष्ट्र का निर्माण किया जा रहा है। कार्यपालिका पर अनियंत्रित कब्जा हो गया, न्यायपालिका पर कब्जा हो गया। आजकल न्यायपालिका हमारे समर्थन में बोलने की बहुत ज्यादा बात कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ये कहते हैं कि लोगों को सड़क पर उतरना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए। अगर सारा काम सड़क पर उतरकर लोगों को ही करना है तो क्या न्यायपालिका को ताला ठोक दे? आप क्या करोगे हुजूर साहब वहां बैठकर? आपकी क्या जिम्मेदारी है? संविधान जलाया गया, क्या किया आपने? देश में अनुसूचित जाति जनजाति के ऊपर अत्याचार हो रहा, आपकी आंखों के सामने हो रहा, क्या कर रहे हो? एट्रोसिटी के केसेस का पेंडेंसी रेट 97% से ज्यादा, 97% से ज्यादा पेंडेंसी रेट एट्रोसिटी के केसेस में। कन्विक्शन का रेट कितना है? और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जज साहब, आप इसके लिए जिम्मेदार हो। अगर आप इसका देश के अंदर कानून की प्रक्रिया को लागू करने के लिए, संविधान को लागू करने के लिए अगर आप काम करते, ये औकात किसी की नहीं होती कि संविधान बदलने की बात करे। सरकार को पूछा गया कि भाई 5 सालों से आप यूपीएससी की एग्जाम कर रहे हो, हजारों की संख्या में हर साल 1000 के ऊपर यूपीएससी की एग्जाम लेकर अधिकारी चुने जा रहे, उसमें बैकवर्ड क्लासेस के ओबीसी के कितने लोग हैं? 16%। होने कितने चाहिए? 27%, 11% कम। आदिवासियों के कितने हुए? 4%। होने कितने चाहिए? 7.5%। शेड्यूल कास्ट के 7%, होने कितने चाहिए? 15%। 7 और 4 11, और ओबीसी के 16, 11 और 16 कर लीजिए, कितना हुआ? 27। यानी 73% आईएएस आईपीएस और अपर कास्ट का जो सारा मामला है, 73% नौकरियों पर, आईएएस आईपीएस की नौकरियों पर अकेले ऊंचे जातियों का, ब्राह्मण बनियों का कब्जा। केवल पिछले 5 साल का आंकड़ा, केवल 5 साल का आंकड़ा। तो कहां है रिप्रेजेंटेशन? संविधान तो कहता है कि संख्या के अनुपात में होना चाहिए। कहां है मुस्लिमों का रिप्रेजेंटेशन? कहां है इस देश के माइनॉरिटीज का रिप्रेजेंटेशन? हाईकोर्ट के जजेस का आंकड़ा उठाकर देख लीजिए। 79% हाईकोर्ट के जजेस ऊंचे जाति से चुने गए पिछले 5 सालों में। क्या कार्रवाई हुई? जो बातें आपने सदन में कही या जो बातें आप कह रहे हो, व्यवहार में कहां तक आई? देश के अंदर इतने ज्यादा गंभीर हालात पैदा है। मामला केवल मणिपुर का नहीं है, देश भर के हालात ऐसे खड़े हैं, मगर इनका दोहरा चरित्र हमारे सामने है। मणिपुर में जब बहस हुई, मणिपुर के मुद्दों पर जब बहस हुई सदन में, तो आपने स्मृति ईरानी का भाषण देखा होगा। राजस्थान में क्या हुआ, इसको लेकर चर्चा हो रही। देश में दूसरे राज्यों में जो गैर बीजेपी शासित राज्य है, वहां पर क्या हुआ, इसकी चर्चा करके मणिपुर की चर्चा को दिशाहीन करने की कोशिश की गई। आप लोगों को पता होगा कि राजस्थान में जो एट्रोसिटी हुई, उसकी इंक्वायरी करने के लिए बीजेपी के द्वारा महिला सांसदों की कमेटी बनाई गई कि वो आ जाएगी और उसका छानबीन करेगी। जो बीजेपी राजस्थान में कमेटी भेजने का काम कर रही है, क्या उसी बीजेपी ने, चाहे स्मृति ईरानी हो या हेमा मालिनी हो, हाथरस में कभी गए? मथुरा से हाथरस कितनी दूरी पर? हाथरस को लगा हुआ संसदीय क्षेत्र है मथुरा, जहां से हेमा मालिनी जाती है। 40 किलोमीटर का भी फासला नहीं है। अमेठी से हाथरस कितनी दूरी पर? हाथरस में आप गए, वहां जाकर आपने इसी तरीके का कोई काम किया? मणिपुर में आपने जाकर वहां की कोई जानकारी लेने की बात की?
केवल कांग्रेस या बीजेपी का नहीं है। इस देश में खुलेआम इस देश के बहुजन समाज के लोगों के विरोध में एट्रोसिटीज हो रही है, आदिवासियों के साथ हो रही है, खुलेआम उनके बहुबेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, उनके सर के ऊपर पेशाब किया जा रहा है, और ब्राह्मण और बीजेपी और मीडिया प्रचार कर रहे कि भारत में अमृत काल आ गया है। क्या है अमृत काल? कौन सा राष्ट्र निर्माण करने की बात आप कह रहे हो? कौन सा राष्ट्र बनाने की बात कह रहे हो? और क्या राष्ट्र की बात आपके अंदर है? कौन सा राष्ट्रवाद आप निर्माण करना चाहते? किस चीज को राष्ट्रवाद कह रहे? क्या गाय, गोबर, गोमूत्र और गोबर ये आपका राष्ट्रवाद है? गाय, गोबर और गोमूत्र के आधार पर आप राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं? आपके राष्ट्रवाद में गाय है, गोबर है, गोमूत्र है, गंगा है, गायत्री है, मगर आपके राष्ट्रवाद में भारत और भारत का बहुजन समाज कहीं शामिल है? अरे राष्ट्रवाद तो उन लोगों का होगा जिनका राष्ट्र होता है। विदेशियों का कैसा राष्ट्रवाद? भारत में ब्राह्मण विदेशी है, भारत में ब्राह्मण विदेशी, तो जो विदेशी होते हैं उसका कोई राष्ट्रवाद नहीं हो सकता। राष्ट्रवाद वहां के मूल बासिंदियों का, मूल निवासियों का होगा, और ये राष्ट्रवाद हमारे अपने पुरखों ने निर्माण किया हुआ राष्ट्रवाद है, और हजारों सालों से उसी राष्ट्रवाद की विचारधारा पर हमारा समाज और उसका निर्माण हमारे पुरखों ने किया। गण व्यवस्था उसी का आदर्श प्रतीक है। संतों के आंदोलन में हमें राष्ट्रवाद मिलता। ये सारी भूमि कबीर और रविदास की भूमि है। कबीर जी, रविदास जी राष्ट्रवाद की बात कहते, नया समाज कैसा होगा, नया राष्ट्र कैसा होगा, तो रविदास जी की वाणी में हमको बेगमपुरा मिलता कि ऐसा एक राष्ट्र हो, ऐसा एक समाज हो। रविदास जी कहते कि ऐसा चाहूं राज, ऐसा एक राज हो जा छोटे बड़े समान हो। तो ये राष्ट्रवाद रविदास जी की भाषा में, ये भूमि कबीर की भूमि है, और कबीर जी कहते अमर देशवा, मेरा जो राष्ट्र होगा, मेरा जो समाज होगा, वो समाज कैसे खड़ा होगा। यहाँ समानता की, न्याय की, बंधुभाव की बात अगर कहीं मिलती है वो केवल और केवल बहुजनों के आंदोलन में मिलती है। तुलसीदास और ब्राह्मणों के किसी भी साहित्य में नहीं मिलेगी। राष्ट्रवाद किसका होगा? विदेशियों का, घुसपैठियों का कोई राष्ट्रवाद होगा? रेफ्यूजियों का कोई राष्ट्रवाद होगा? अरे जब ये राष्ट्र ही आपका नहीं है, राष्ट्रवाद कहां से लाया भाई? ये राष्ट्र मूल निवासियों का, इस देश के बहुजन समाज के लोगों को राष्ट्रवाद निर्माण करना है, और हमने हमारा राष्ट्रवाद घोषित किया है। हमारा राष्ट्रवाद मूल निवासियों के सिद्धांत पर खड़ा होगा, और दुनिया इस सिद्धांत को मानती है। बाबा साहब अम्बेडकर जो कहते हैं कि राष्ट्रवाद जाति के आधार पर, नस्ल के आधार पर, लिंग के आधार पर नहीं बन सकता। ब्राह्मणों के साहित्य में, ब्राह्मणों की विचारधारा में कहीं भी समानता शब्द नहीं है, कहीं भी समानता शब्द नहीं है। हजारों साहित्य, हजारों शास्त्र ब्राह्मणों ने लिखे, वो सारे के सारे शास्त्र मानवता के विरोध में, पूरी मानव सभ्यता के विरोध में। उनके शास्त्रों में, उनके धर्म ग्रंथों में कहीं भी समानता नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि यह समानता ब्राह्मणी तत्वज्ञान का, ब्राह्मणी धर्म ग्रंथों का केवल तत्व नहीं, प्राण तत्व है। असमानता ब्राह्मणों के धर्मों का, शास्त्रों का, उनके सिद्धांतों का केवल तत्व नहीं, प्राण तत्व है। इसलिए जो भी निर्माण ब्राह्मणों के द्वारा किया गया वो सारा का सारा असमानता के आधार पर, गैर बराबरी के आधार पर खड़ा किया है। इसलिए
देश के संविधान बनने की प्रक्रिया को आप देखिए, देश के लोकतंत्र के निर्माण करने की प्रक्रिया को आपको देखिए, तथाकथित आजादी के आंदोलन को देखिए। कहीं भी ब्राह्मणों के द्वारा जो नेतृत्व करने वाले लोग थे, ये कहा नहीं गया कि वो ऐसा समाज जो रविदास जी, कबीर जी या हमारे महापुरुषों के द्वारा कहा गया था, ऐसा भारत को निर्माण करना चाहते। आज आजादी को 75 साल से ज्यादा समय हो गया, मगर इस देश के बहुजन समाज की दृष्टि से अगर व्याख्या करें तो इस देश के बहुजन समाज के लोगों को जो हक, अधिकार, मान, सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है, वो मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, आत्मसम्मान आजादी से नहीं, इस देश में संविधान लागू हुआ उसकी वजह से मिला है। तो क्या भारत में ब्राह्मण संविधान लागू करने के लिए राजी थे? क्या ब्राह्मणों के अंदर संविधान को लागू करने के लिए कोई पहल या कोई नैतिकता नाम की कोई व्यवस्था थी? आजादी के आंदोलन पर जो नाजायज कब्जा उन्होंने बनाया, वो इसीलिए तो बनाया था कि अंग्रेजों को भारत से भगाकर, ये जो अंग्रेज भारत में आए थे, इन्होंने इस देश के शूद्रों को, अति शूद्रों को जगाया, देश में कानून की राज लाने की प्रक्रिया की, उनको हटाकर एक कब्जा किया जाए और दोबारा इस देश के लोगों को गुलाम बनाया जाए। तो 1857 की लड़ाई हो या 1947 तक जो चलाया गया आंदोलन हो, कहीं भी इस बात की बात गारंटी के साथ नहीं कही गई थी कि इस देश के मूल निवासियों को, बहुजन समाज के लोगों को जो अधिकार वो चाहते हैं तो देने की कोई बात हो। ये तो हमारे महापुरुषों के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया, उस आंदोलन की बदौलत ये संविधान भारत में लागू हुआ। इसलिए ब्राह्मणों के आजादी के आंदोलन में ऐसी कोई बात हमको नहीं मिलती जो इस देश के मूल निवासियों के, बहुजनों के अधिकारों की बात है। लोकतंत्र और संविधान ये ब्राह्मण तंत्र के विरोध में, क्योंकि ब्राह्मण तंत्र वर्ण और वंश के श्रेष्ठत्व पर खड़ा है। ब्राह्मण तंत्र वर्ण अहंकार पर खड़ा है। लोकतंत्र और संविधान इस देश के मानवता या इस देश के बहुसंख्य लोगों के या बहुजनों के समर्थन में खड़ा है, और ब्राह्मण तंत्र अल्पसंख्य लोगों के हितों के लिए बनाया हुआ है। इसलिए उनके शास्त्रों में, ग्रंथों में कहीं भी कोई बराबरी की बात नहीं आती। जहां किसी ने बराबरी करने की बात कही, जहां किसी ने बराबरी का अधिकार मांगा, उनके आंदोलन की हत्या कर दी गई, उनकी हत्या कर दी गई, और बराबरी के आंदोलन को कुचलने का, तहस नहस करने का काम उनके द्वारा किया गया। इसलिए ब्राह्मण तंत्र लोकतंत्र के विरोध में, क्योंकि ब्राह्मण तंत्र अल्पसंख्य लोगों के अधिकारों पर खड़ा हुआ। भारत में लोकतंत्र ऐसा ब्राह्मण प्रचार करता। लोकतंत्र का मौलिक सिद्धांत है, जिसकी जितनी संख्या भारी, जिसकी संख्या भारी है, नियंत्रण उसके नियंत्रण में होना चाहिए। लोकतंत्र उसके समर्थन में खड़ा होना चाहिए। क्या अल्पसंख्यक ब्राह्मण है, संख्या के आधार पर ब्राह्मण कभी भी इस देश का शासक नहीं हो सकता। कैसे बनता है, कैसे संभव हुआ? संविधान ये कहता है कि इस देश के सारे बहुजन समाज के लोगों का, पिछड़ी जाति के लोग, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, इनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, संविधान इस बात की कहता है कि उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए। क्या है? क्या लोकतंत्र में जिन जातियों को आज तक आजादी मिलने के बाद में भी आज तक विधायिका या संसद में जाने का मौका नहीं मिला? सर्वे किए जा रहे, जातियों के आंकड़े निकाले जा रहे। इस देश की लगभग 3000 से ज्यादा जातियां, 3-4 हजार से ज्यादा जातियां ऐसी है कि 75 साल हो गए देश के आजादी को।
आज तक उन जातियों में लगभग 4000 के करीब की जातियों का आंकड़ा है, और ज्यादा डिटेल निकालने की प्रक्रिया इसकी शुरू है कि 4000 के करीब ऐसी जातियां हैं जिनका आज तक एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में चुनकर नहीं गया। आप अपने संसदीय क्षेत्र का सर्वे कर लीजिए, आप जिस क्षेत्र में रहते उसकी विधायिका का सांसदीय क्षेत्र का सर्वे कर लीजिए कि आजादी के बाद कितने सांसद हुए और किस जाति के सांसद हुए। एमएलए की लिस्ट निकालकर देखिए और आंकड़े निकालने की कोशिश कीजिए कि उस विधानसभा क्षेत्र में, इस संसदीय क्षेत्र में कितने जाति के लोग रहते हैं और आज तक कितने जाति के सांसद बने। 4000 से ज्यादा जातियां ऐसी है इस 75 साल में, ना कोई एमएलए बना ना कोई सांसद बना। इस देश के बहुजन समाज का हिस्सा मैं आपको बता रहा हूं, 4000 से ज्यादा जातियां, और डिटेल में सर्वे किया जाए तो आंकड़ा और आगे खींचा जा सकता है। इस देश का 2/3 मामला केवल जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन है, हर 5 साल के बाद जो चुनाव होता है, पंचायत के चुनाव हो, नगर निगम के चुनाव हो, विधानसभा के हो, संसदीय क्षेत्रों के चुनाव हो, आंकड़े निकाल कर देख लीजिए कि कितनी जातियों को उसमें हिस्सेदारी मिली है और कितनी जातियां प्रतिनिधित्व से वंचित हैं। और ये मत सोचिए कि जिनको मिला है उनका कल्याण हो गया। मैं तो केवल संख्या के लिए आपके आंकड़े दे रहा हूं, क्योंकि जो है उनकी औकात क्या। साथियों, आज मणिपुर में आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। देश में सबसे ज्यादा गन पॉइंट पर आज अगर कोई है, आदिवासी है। मामला केवल मणिपुर का नहीं, मध्य प्रदेश में यही बात सामने आई, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, ओडिशा हो, जितने भी आदिवासी बहुल स्टेट है, सारे के सारे आदिवासी राज्यों में आदिवासियों को गन पॉइंट पर लिया जा रहा है। अभी कल पार्लियामेंट के सेशन में सवाल पूछा गया, सरकार को पूछा गया कि इस देश के आदिवासियों के बच्चों का हाल क्या। सरकार को पूछा गया कि लगभग आदिवासियों के 47 लाख बच्चे, यानी लगभग आधा करोड़ बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। 50 लाख के करीब बच्चे, 47 लाख का आंकड़ा पार्लियामेंट में पूछा गया कि 47 लाख बच्चे आदिवासियों के कुपोषण के शिकार हैं। 47 लाख बच्चे। अब आदिवासियों का बचपन, उनका भविष्य क्या है, आप अंदाजा लगा लीजिए। 47 लाख बच्चे इस स्थिति में है कि वो 5 साल के नीचे वाले बच्चे कुपोषण के शिकार। ये भविष्य आदिवासियों का है, ये आने वाली पीढ़ी आदिवासियों की। और उसी पीरियड में जिस बीजेपी की केंद्र सरकार है, आदिवासियों के रिजर्व सीटों में से 31 सांसद आदिवासियों के बीजेपी के कोटे से चुनकर आए हैं। बीजेपी के अंदर से 47 सीटें आदिवासियों के लिए रिजर्व है। उसमें से अकेले बीजेपी के टिकट पर 31 आदिवासी सांसद चुनकर आए, 60% से ज्यादा। क्या एक भी आदिवासी सांसद की बोलने की औकात है विधान संसद में? एक ने भी इसको लेकर कोई हंगामा खड़ा किया हो तो नाम बताए। देश के राष्ट्रपति आदिवासी और आदिवासियों के बहु बेटियों पर बलात्कार हो रहे, परेड करवाई जा रही है और आदिवासी उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया करने लायक नहीं बचे। इतना ज्यादा उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। यही हाल अनुसूचित जाति के सांसदों का। राजस्थान में विधानसभा के चुनाव है और राजस्थान के विधानसभा के चुनाव को ध्यान में रखकर अर्जुन मेघवाल अनुसूचित जाति के एमपी, उस अर्जुन मेघवाल को राजस्थान के विधानसभा के चुनाव को ध्यान में रखकर लॉ मिनिस्टर बनाया गया। जैसे 15 अगस्त आता है, उससे 2 दिन पहले 13 अगस्त आता है। आप लोगों को तारीखों को याद रखना चाहिए। यही वो 13 अगस्त, इसी दिन 13 अगस्त के दिन ही
आजादी के अमृत महोत्सव के 2 दिन पहले उसी राजस्थान के जालोर जिले में इंद्र कुमार मेघवाल अपने मास्टर के पानी के घड़े को छुआ तो उसके राजपूत ठाकुर जाति के मास्टर ने उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी। तो क्या अर्जुन मेघवाल जो आज देश के कानून मंत्री है, क्या इंद्र कुमार मेघवाल को न्याय दे पाएंगे? है उसकी उतनी औकात कि इंद्र कुमार मेघवाल के हत्यारों को फांसी पर चढ़ा दे? इतना भी कर ले तो मान ले कि अपनी जाति के लिए कुछ किया। देश के आजादी के बारे में, संविधान के बारे में 75 साल में क्या हाल किया गया है, यह आपको मैं कह रहा हूं। संविधान प्रतिनिधित्व की बात कहता है, रिप्रेजेंटेशन की बात कहता है। क्या पिछड़ी जाति के लोगों को, क्या अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को विधायिका में जो बाबा साहब अम्बेडकर जो चाहते थे कि लड़ाकू, ईमानदार, अपने समाज की समस्या को लेकर लड़ने वाले प्रतिनिधि के रूप में वहां चुनकर जाने वाले लोग होने चाहिए? है ऐसा कोई उदाहरण? पिछड़े जाति के लोगों में रिप्रेजेंटेशन है? अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को विधायिका में कोई रिप्रेजेंटेशन है? 80 साल हो गए जनगणना के लिए पिछड़े जाति के लोग तरस रहे। अभी तक इस देश में पिछड़े जाति की गिनती नहीं हुई। बीजेपी के एक राज्यसभा के सांसद है जो आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक और प्रवक्ता के रूप में काम करते रहे। पिछले महीने उन्होंने सरकार को सवाल पूछा। राकेश सिन्हा, आप लोगों ने नाम सुना होगा। उन्होंने सरकार से सवाल पूछा कि भारत में कितने गायें हैं, कितनी बकरियां हैं, कितने भैंसे हैं, कितने भेड़े। 56 इंच की छाती रखने वाले प्रधानमंत्री को सवाल पूछा कि भाई गाय कितनी है, भैंसे कितनी है, बकरियां कितनी है, भेड़े कितनी है। और प्रधानमंत्री ने जवाब भी दिया कि भारत में इतनी गायें हैं, इतनी भैंसे हैं, इतनी बकरियां हैं। लगभग भारत में 54 करोड़ भेड़, बकरियां, गाय और भैंसे, ये सारा आंकड़ा उन्होंने दिया। सरकार के पास ऑफिशियली पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड का डाटा है कि इतने भैंसे हैं, इतनी बकरियां हैं, इतने जानवर हैं। उसी सरकार को संसद में सवाल पूछा गया कि भाई पिछले 5 सालों में मुसलमानों के ऊपर कितने हमले हुए, कितनी मॉब लिंचिंग हुई, कितने फसाद हुए, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के ऊपर कितने अत्याचार हुए, जिन लोगों ने ये अत्याचार किए उनके ऊपर क्या कार्रवाई की गई। सरकार ने जवाब दिया, इसका कोई आंकड़ा हमारे पास नहीं। गाय का आंकड़ा, भैंस का आंकड़ा है, मगर जिन्होंने मकान जलाए, जिन्होंने बस्तियां जला दी, हरियाणा में जो कांड हुआ, चाहे नूह में हो, चाहे मेवात में हो, कोई भी फंसा अगर 24 घंटे से ज्यादा चलता है, समझ लीजिए कि उसमें सरकार शामिल है। कोई भी सरकार जहां कहीं भी फंसा 24 घंटे से ज्यादा चला। अरे कल परसों आपके उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा मुरादाबाद में जो कांड हुआ था, आज से 43 साल पहले 1980 के दशक में एक मस्जिद के सामने, ईदगाह के सामने नमाज पढ़ने वाले लोगों के ऊपर पुलिस के द्वारा जो गोलियां चलाई गई थी, 43 साल हुए उस घटना को, उसका रिपोर्ट रखा गया और जिन पुलिस अधिकारियों ने सैकड़ों की संख्या में मुसलमानों को मारा, उसे क्लीन चिट दे दी। मुरादाबाद की घटना, ये उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हुई घटना। सरकार को आंकड़े पूछे जा रहे तो सरकार कहती कि कितने मुसलमानों के विरोध में फसाद हुए, कितने घर जलाए गए, उसका कोई आंकड़ा नहीं, कोई डाटा नहीं। मगर भेड़ कितनी, बकरियां कितनी, जानवर कितने, इसके आंकड़े। ये राष्ट्रवाद, वो कैसा राष्ट्रवाद निर्माण कर रहे, किस बात की बात चलाई जा रही है? कि पिछड़ी जाति के लोगों के अंदर, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को इस बात को जानने समझने की जरूरत है
कि जो प्रचार उनकी बस्तियों में आकर किया जा रहा है, तो प्रचार और हकीकत में कितना ज्यादा अंतर है। जिस अमृत काल का प्रचार किया जा रहा है, जिस नए भारत की बात कही जा रही है, हिंदू राष्ट्र की बात कही जा रही है, व्यवहार में क्या हो रहा है, हकीकत क्या की जा रही है, भारत में हकीकत की स्थिति में क्या। केवल 6% युवाओं को जो नौकरी का लेने लायक है, एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट जो हमारे युवा बने हैं, केवल 6% लोगों के पास नौकरी है, केवल 6%। इसका मतलब क्या है? बाकी 94% लोगों के पास रोजगार का कोई ऑप्शन नहीं। 50% से ज्यादा बेरोजगारी भारत में युवाओं में। और ये कौन से युवा बेरोजगार है और क्यों है? क्या कहां गई उनकी नौकरियां, कहां गए उनके अधिकारों की बात? हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात करने वाले, नया रोजगार तो छोड़िए, जिनको मिला हुआ रोजगार था, नौकरियों में थे, उनकी नौकरी खत्म कर दी, उनकी पेंशन खत्म कर दी। 2003 में अटल बिहारी ने पेंशन खत्म कर दी। जब अटल बिहारी ने 2003 में पेंशन खत्म कर दी, उस अटल बिहारी ने जो पेंशन खत्म करने की योजना बनाई, उस योजना को लागू करने वाला पहला कोई स्टेट बना या पहली कोई पार्टी बनी, वो कांग्रेस बनी। कांग्रेस ने इस पॉलिसी को अपने राज्यों में लागू किया और पेंशन की जो योजना थी, पुरानी पेंशन योजना थी, उसको खत्म कर दिया। और आज नौकरियां खत्म हो गई। सरकार ने 2 महीने पहले ऑर्डर निकाला, 1 महीना 2 महीने पहले की बात, कि अब किसी भी डिपार्टमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आने वाले किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर, पब्लिक सेक्टर हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के फंडिंग से चलने वाले कॉर्पोरेशन हो, किसी में कोई नौकर भर्ती नहीं होगा, कोई नया रिक्रूटमेंट नहीं होगा और हजारों की नौकरियां खाली हैं। सरकार ने पार्लियामेंट में बात बताई कि 10 लाख टीचरों की पोस्ट खाली है, 10 लाख से ज्यादा टीचरों की पोस्ट खाली है। अकेले रेलवे में 2.5 लाख से ज्यादा नौकरियों की वैकेंसी है। अकेले रेलवे मिनिस्ट्री में 2.5 लाख से ज्यादा नौकरियों की वैकेंसी है। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियों का बैकलॉग और वैकेंसी अगर जोड़ी जाए, बैकलॉग अलग है और वैकेंसी अलग है, बैकलॉग और वैकेंसी अगर जोड़ी जाए, 1 करोड़ से ज्यादा नौकरियां खाली है। 1 करोड़ से ज्यादा नौकरियां खाली है, मगर सरकार नौकरियों को लागू नहीं कर। क्यों? क्योंकि नौकरियां अगर देने हैं, आरक्षण लागू करना, तो सारा काम ठेकेदारी पर लाकर रख दिया। संविधान कहता है कि एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। कहां है रिप्रेजेंटेशन? किस क्षेत्र में रिप्रेजेंटेशन है? पिछले 5 सालों का आंकड़ा उठाकर देख लीजिए। संसद में बहुत ज्यादा इन बातों को लेकर हंगामा होना चाहिए था। पिछड़े जाति के लोगों को, अनुसूचित जाति जनजाति के सांसदों को इसके ऊपर बहस करनी चाहिए थी। ये मुद्दे हमारे होने चाहिए थे, नहीं होते। सरकार को पूछा गया कि पिछले 5 सालों में यूपीएससी की एग्जाम से आईएएस चुने गए, आईएएस के साथ साथ आईपीएस चुने गए, फॉरेस्ट सर्विसेज में लोग चुने गए। लाओ आंकड़े लाओ कि 5 सालों में कितने लोगों को आपने आईएएस आईपीएस फॉरेस्ट ऑफिसर के रूप में लिया। 52% ओबीसी के लोग हैं। पिछड़ी जाति के लोगों को ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा इन्हीं के हाथ में धर्म का झंडा दिया जा रहा है। यही सबसे ज्यादा धर्म को बचाने के काम में लगाए गए हुए लोग हैं। कुछ लोग लगे हुए हैं और कुछ लोगों को जानबूझकर इस काम पर लगाया गया है ताकि ये लोग धर्म के नाम पे लगते रहे। सरकार को पूछा गया कि भाई 5 सालों से आप यूपीएससी की एग्जाम कर रहे हो, हजारों की संख्या में हर साल 1000 के ऊपर यूपीएससी की एग्जाम लेकर अधिकारी चुने जा रहे। उसमें बैकवर्ड क्लासेस के ओबीसी के कितने लोग हैं? 16%। होने कितने चाहिए? 27%, 11% कम। आदिवासियों के कितने हुए? 4%। होने कितने चाहिए? 7.5%।
शेड्यूल कास्ट के 7% होने कितने चाहिए? 15%। 7 और 4 11 और ओबीसी के 16, 11 और 16 कर लीजिए, कितना हुआ? 27। यानी 73% आईएएस आईपीएस और अपर कास्ट का जो सारा मामला है, 73% नौकरियों पर, आईएएस आईपीएस की नौकरियों पर अकेले ऊंचे जातियों का, ब्राह्मण बनियों का कब्जा केवल पिछले 5 साल का आंकड़ा, केवल 5 साल का आंकड़ा। तो कहां है रिप्रेजेंटेशन? संविधान तो कहता है कि संख्या के अनुपात में होना चाहिए। कहां है मुस्लिमों का रिप्रेजेंटेशन? कहां है इस देश के माइनॉरिटीज का रिप्रेजेंटेशन? हाईकोर्ट के जजेस का आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, 79% हाईकोर्ट के जजेस ऊंचे जाति से चुने गए पिछले 5 सालों में। तो हिंदू राष्ट्र का प्रचार किया जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाया जा रहा है, हिंदू संविधान बनाया जा रहा है, और हिंदू राष्ट्र के निर्माण की बात ब्राह्मण बनियों के बस्तियों में नहीं की जा रही। हिंदू राष्ट्र के निर्माण की बात पिछड़े वर्ग के जातियों में जाकर की जा रही है, अनुसूचित जाति जनजाति के घरों में जाकर की जा रही है। इन्हें धर्म के नाम पर बताया जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाया जा रहा है, और हकीकत में क्या हो रहा है? ब्राह्मण राष्ट्र का निर्माण किया जा रहा है। कार्यपालिका पर अनियंत्रित कब्जा हो गया, न्यायपालिका पर कब्जा हो गया। आजकल न्यायपालिका हमारे समर्थन में बोलने की बहुत ज्यादा बात कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ये कहते हैं कि लोगों को सड़क पर उतरना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए। अगर सारा काम सड़क पर उतरकर लोगों को ही करना है तो क्या न्यायपालिका को ताला ठोक दे? आप क्या करोगे हुजूर साहब वहां बैठकर? आपकी क्या जिम्मेदारी है? संविधान जलाया गया, क्या किया आपने? देश में अनुसूचित जाति जनजाति के ऊपर अत्याचार हो रहा, आपकी आंखों के सामने हो रहा, क्या कर रहे हो? एट्रोसिटी के केसेस का पेंडेंसी रेट 97% से ज्यादा, 97% से ज्यादा पेंडेंसी रेट एट्रोसिटी के केसेस में। कन्विक्शन का रेट कितना है? और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जज साहब, आप इसके लिए जिम्मेदार हो। अगर आप इसका देश के अंदर कानून की प्रक्रिया को लागू करने के लिए, संविधान को लागू करने के लिए अगर आप काम करते, ये औकात किसी की नहीं होती कि संविधान बदलने की बात करे। मगर न्यायपालिका अपना चेहरा चमकाने के काम में लगी। हमारे बहुत सारे लोगों को लगता है कि न्यायपालिका मोदी के विरोध में है, सीबीआई मोदी के विरोध में। अगर इतना ही वो मोदी के विरोध में है, मैं ये कह रहा हूं कि किसी व्यक्ति के विरोध में होने की जरूरत नहीं, उन्हें किसी के विरोध में होने की जरूरत नहीं। वो केवल संविधान के समर्थन में खड़े हो जाए और संविधान को लागू करने का काम करे, तो भी बहुत बड़ा काम करने लायक बन जाए। मगर वो नहीं कर रहे। जज साहब पिछले 4 सालों से 2019 के लोकसभा के चुनाव में ईवीएम से जो घोटाले हुए, 373 लोकसभा सीटों पर चुनाव के दिन जितने वोट डाले उतने ही वोट मशीन में निकलने चाहिए थे, काउंटिंग के दिन नहीं निकले। 4 साल हो गया मामला आपके सामने चला, 4 साल हो गया। जज साहब, अगर आप ईमानदार हो, उसी समय फैसला सुनाते और ये नाजायज सरकार उसी समय खत्म हो गई होती। किसके मेहरबानी से ये चल रही है? 373 लोकसभा सीटों पर वोटिंग के दिन जितने वोट मशीन में पड़े उतने ही काउंटिंग के दिन निकलने चाहिए। आदमी गिनती में कम ज्यादा भूल कर सकता है, मशीन तो स्मार्ट है, ज्यादा एक्यूरेट होना चाहिए। 373 लोकसभा सीटों पर आंकड़े मैच नहीं हुए। जज साहब, 4 साल से मामला आपके सामने पड़ा है, क्या किया आपने? वीवीपीएटी जलाए चुनाव आयोग ने, वीवीपीएटी की स्लिप चुनाव आयोग ने बगैर किसी परमिशन के जला दी। फॉर्म 17 के आरटीआई के द्वारा एप्लीकेशन चुनाव आयोग के सामने गए, अभी तक चुनाव आयोग नहीं दे रहा। क्या कर रहे हो जज साहब? कार्यपालिका और विधायिका के षड्यंत्र पर, उसके सारे भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने का काम न्यायपालिका कर रही है। लोकतंत्र के अंग है, इनको कहा जाता है कि भाई लोकतंत्र के अंग है।
विधायिका सारे कानून बनाने का काम कर रही है। अभी कल पार्लियामेंट के सेशन में जनविश्वास बिल पारित किया, नाम रखा जनविश्वास, और धोखा जनता के साथ किया जा रहा है। उसका नाम अगर कोई होना चाहिए, जनविश्वासघात बिल के रूप में उसको रखना चाहिए। इस देश के फार्मास्यूटिकल कंपनियां, इनको इस देश की जनता के सेहत के साथ, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का खुला अधिकार मोदी सरकार के द्वारा दिया है। खुला विश्वासघात, आपकी सेहत के साथ, आपके बच्चों के सेहत के साथ, आपके बूढ़े बुजुर्ग जो दवाइयों के आधार पर जिंदा है, उनकी जान माल को पूरी तरह से लूटने का, उसकी जान को खतरे में डालने का अधिकार फार्मास्यूटिकल कंपनियों को दिया है। आप अगर किसी की जान भी जाती है, कोई जिंदगी के लिए अपाहिज हो जाता है, फार्मास्यूटिकल कंपनी के ऊपर कोई मामला नहीं बनेगा। वो जो सारे गंभीर अपराधों की श्रेणी में आने वाली जो बातें थी वो खत्म कर दी। और नाम क्या रखा? जनविश्वास। जनता के साथ जिन्होंने वोट देकर चुना, उसी के साथ धोखा। याद रख लीजिए कि क्या हालत है देश के। अभी नए बिल लाए, हमारे अधिवक्ता साथी बैठे हुए, उसके ऊपर ज्यादा विस्तार से आपको बताएंगे। पहले 14 दिन की पुलिस कस्टडी होती थी, बराबर है? 14 दिन से ज्यादा रख नहीं सकते थे। अब कितने दिन का किया? 90। अब कितने दिन का लाकर रख दिया? तो भारत में लोकतंत्र, लोक राज खत्म करके पुलिस राज लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। आज ऐसी लिस्ट हमारे पास है, सरकार के आंकड़े, कोई 1200 दिनों से, कोई 1100 दिनों से, कोई 1000 से ऊपर दिनों से पुलिस के कब्जे में। अब कोई मामला नहीं जुडिशियल कस्टडी में, कोई पुलिस कस्टडी में है। 1100 1200 दिनों, 14 दिनों की कस्टडी थी, 90 दिनों तक लाकर रख दी। तो देश के अंदर पुलिस राज लाने की साजिश की जा रही है। और ये क्यों? इसके पीछे कारण क्या है? देश के अंदर तरह तरह के कानून बदलने की बात की जा रही है, बहुत सारी ऐसी बातें चर्चाएं में लाई जा रही है। ये क्यों? इसके पीछे की भूमिका क्या है? 2024 के चुनाव देश भर में हो रहे हैं, उसकी प्रक्रिया शुरू, और चुनाव को ध्यान में रखकर तरह तरह के हथकंडे अपनाने के काम सरकार के द्वारा शुरू है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात लॉ कमीशन के द्वारा जानबूझकर उठाई गई, जिस लॉ कमीशन ने 2018 में ही इसे रिजेक्ट कर दिया गया। ये लागू करना संभव नहीं है, ये अननेसेसरी है, ये लागू करना संभव नहीं है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये कहकर 2018 में जिस लॉ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को बाहर फेंक दिया था, वही लॉ कमीशन बगैर किसी ड्राफ्ट के लोगों को ये कहता है कि आप अपने प्रपोजल भेजो। क्यों भाई? एकाएक क्या जरूरत पड़ी? आप लोगों से प्रपोजल मांगते थे, पहले आप अपना ड्राफ्ट दिखा दो कि भाई आप क्या करना चाहते हैं। इस देश के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोगों को ये जानने की जरूरत है कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा बीजेपी के द्वारा जो करवाई जा रही है, आरएसएस के द्वारा जो करवाई जा रही है, उसका केवल और केवल मकसद इस देश की पिछड़ी जातियों को, आदिवासियों को, अनुसूचित जाति को जो मिले हुए संवैधानिक अधिकार है उससे वंचित करना है। मामला मुसलमानों के विरोध का कम है, पिछड़े जातियों के अधिकारों के विरोध में ज्यादा है, आदिवासियों के अधिकारों के विरोध में ज्यादा। अगर ये बात उन लोगों को ना समझ में आए, इसलिए मुसलमानों के विरोध वाला मामला खड़ा कर दिया जाता। यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा जानबूझकर लॉ कमीशन के माध्यम से शुरू करवाई गई, ताकि इस देश में हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण करवाया जाए। लव जिहाद हो, चुड़ी जिहाद हो, हिजाब हो, हलाल हो, हनुमान चालीसा हो, तरह तरह के मुद्दे बीजेपी और आरएसएस के द्वारा लगातार इस पीरियड में उठाए गए। और ये सारे मुद्दे इस देश के अंदर के जो मूल मुद्दे हैं, उन मूल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए। अब चुनाव होने वाले हैं तो हिसाब का समय है। लाओ 9 साल में आपने क्या किया उसका हिसाब लाओ।
अपने आप को पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में चुनाव में सामने किया, लाभ पिछड़े जाति के कल्याण के लिए कितना व्यवस्था किया, क्या बजट किया, कितना बजट आपने पिछड़े जाति के लोगों के कल्याण के लिए खर्चा किया। पिछले 13 सालों से ये सरकार बगैर आंकड़ों के काम कर रही है। 13 सालों से पिछड़े जाति के जन कल्याण की योजना बनाने के लिए कोई आंकड़ा सरकार के पास नहीं है। तो ओबीसी के नाम पर जो स्कॉलरशिप मिलने वाली है, उसके डेवलपमेंट के लिए जो विकास योजनाएं बनानी है, कैसे चल रही है। हाईकोर्ट में ओबीसी के आरक्षण के मामले पड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, अलग अलग राज्यों में पंचायत राज के आरक्षण हो, सेवाओं के आरक्षण का मामला हो, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केसेस पेंडिंग। और हाईकोर्ट ये कहती है कि आपके पास आंकड़े नहीं है, किस आधार पर आप दे रहे हो। और आंकड़े जनगणना से जमा होंगे, सरकार जनगणना नहीं करती। बिहार सरकार के द्वारा जनगणना की बात हुई, सरकार ने अपना बजट खर्चा किया और जनगणना करवाई। ये ऊंचे जाति के लोग उसके विरोध में हाईकोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए। और जो लोग पिछड़े वर्ग के अधिकारों के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में गए, जानते वो पिटीशन डालने वाले संगठन का नाम क्या है? यूथ फॉर इक्वालिटी। तो उनकी इक्वालिटी किसके लिए है? किस बात के लिए इक्वालिटी है? पिछड़े जाति की गिनती हो रही है, देश के सारे जातियों की गिनती हो रही है, केवल पिछड़े वर्गों को नहीं गिना जा रहा। भैया आपको भी गिनेंगे, हम तो चाहते हैं कि हमें गिना जाए, आपको गिन लिया तो भी हमारा हिसाब पूरा हो जाएगा। कितने लोगों के घरों में चोरी हुई, ये खोजने की बजाय चोर का घर ढूंढ लो, जितना उसके घर में मिले वो सारा चोरी का ही होगा। आसान काम है। बिहार सरकार के द्वारा अपने स्टेट से बजट खर्चा करके गिनती का कार्यक्रम शुरू किया गया, हाईकोर्ट ने स्टे लगवाया, वो मामला वहां से क्लियर हुआ, सुप्रीम कोर्ट में गया। बगैर आंकड़ों के सरकार चल कैसे सकती है? यही न्यायपालिका, यही कार्यपालिका आंकड़ों का आधार देकर ओबीसी के आरक्षण को रोकने का काम कर रही है। मगर इनको जब ईडब्ल्यूएस का आरक्षण देने की बारी आई, किसी आंकड़ों की जरूरत नहीं पड़ी, आनंद फानंद में 10% दे दिया। 10% कहां से लाया? 10% कहां से लाया भैया? आपने आंकड़ा तो बता, कहां से लाया 10%? कोई आधार है, कोई पैमाना है? ये 10% आंकड़ा आपने किस आधार पर लिया? कोई कमीशन बिठाया, कोई इंक्वायरी की, कोई उसके लिए सरकार के द्वारा अलग अलग राज्यों से डाटा मांगा गया? जब आपको गरीबी के आंकड़े मांगे जाते हैं, जब आपको अत्याचार कहाँ हुआ, SC/ST के एट्रोसिटीज के आंकड़े पूछे जाते, जब आपको मुस्लिमों के विरोध में कहाँ फसाद हुए ये आंकड़े मांगे जाते हैं, तब आप ये कहते हो कि ये स्टेट का मामला है, आप राज्य सरकारों से आंकड़े लो। तो फिर आपने ईडब्ल्यूएस लागू किया, तब कौन से राज्य सरकारों से आंकड़े मांगे? कौन सा सर्वे आपने किया? उधर कोई गिनती की जरूरत नहीं पड़ी। मगर पिछड़े जाति के लोगों के अधिकारों की बारी आती है, तब आंकड़े नहीं होते, और आंकड़े ना होने की वजह से अधिकार नहीं मिलता, मामला पेंडिंग रहा। बैकवर्ड क्लासेस के साथ धोखा हुआ। अब जिनकी गिनती तक नहीं हो रही, उनके अधिकारों का मामला कहां से आएगा? कहां से बजट आएगा उनके पास में? तो बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को इसका अंदाजा नहीं है। बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को ये पूछने का अधिकार है। देश भर में पिछड़ी जातियां आंदोलन करके अधिकार मांग रही है, जाति आधारित गिनती की मांग कर रही है। सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं, बेरोजगारी का कोई समाधान नहीं है। तो इन सारी चीजों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए मंदिर मस्जिद का मामला, हनुमान चालीसा का मामला, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए क्या किया है? सरकार के आंकड़े ये कहते हैं कि 50,000 से ज्यादा एट्रोसिटी के केसेस रजिस्टर हुए हैं। 50,000 से ज्यादा एट्रोसिटी के केसेस रजिस्टर हुए हैं। देश का ऐसा कोई एक संसदीय क्षेत्र नहीं है जहां अनुसूचित जाति जनजाति के ऊपर अत्याचार ना हो। खुद सांसदों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। कर्नाटका में एक शेड्यूल कास्ट के MP को उसके ही अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में
एक हेल्थ कैंप लगाया जा रहा था, तो एक शेड्यूल कास्ट के सांसद को उसके अपने ही कॉन्स्टिट्यूंसी में ऊंचे जाति के लोगों ने आने नहीं दिया कि तुम्हारे आने की जरूरत नहीं है, ये हम अपना कर लेंगे। एक सांसद को उसके अपने ही सांसदीय क्षेत्र में जाने से रोका गया। ऊंचे जाति के लोगों ने कहा कि भाई तुम्हारे यहां आने की कोई आवश्यकता नहीं। राष्ट्रपति का मामला हमारे सामने है कि अपने जन्मदिन के अवसर पर दिल्ली के एक मंदिर में गए, वहां उसको एक 2 कौड़ी के पंडित ने अंदर नहीं आने दिया। और कितने सबूत चाहिए? 8-9 सालों में ऐसा कोई एक मुद्दा नहीं जिस मुद्दे के आधार पर बीजेपी लोगों में जाकर वोट मांगे। यही एक तरीका है कि लोगों को दिशाहीन करके हिंदू मुसलमान के नाम पर या और अन्य मुद्दों पर उसका दिशाहीन किया जाए, और इसको दिशाहीन करने के लिए ये सारा मामला देश भर में योजनाबद्ध तरीके से खड़ा किया जाए। इसलिए साथियों, हमें इन सारी बातों को जानना समझना होगा। वो दिशाहीन करना चाहते हैं तो आपको अपने मुद्दों के आधार पर समाज में जागरण प्रबोधन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जातीय आधारित गिनती का मुद्दा इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा सामाजिक मुद्दा है। ये केवल संख्या से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है। 2011 की जनगणना में शेड्यूल कास्ट की संख्या 16.6%, 16.8%। 2011 की सेंसस में शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या 16.8%, आदिवासियों की जनसंख्या 8.6%। 2011 के आंकड़े। अब अनुसूचित जाति जनजाति को उसकी संख्या के अनुपात में रिप्रेजेंटेशन की बात संविधान में है। आदिवासी 8.6% है, रिजर्वेशन मिल रहा है 7.5, यानी 1.1% कम। अनुसूचित जाति 15% है, 2011 की जनगणना में 16.8% है, यानी 1.8% अनुसूचित जाति को भी मिलने वाला आरक्षण कम है। SC/ST का मिला लो 3% आरक्षण SC/ST का उनकी संख्या के हिसाब से कम है। आप बोलोगे 3% से फर्क क्या पड़ता है? केंद्र सरकार की नौकरियां लाखों में होती है, हजारों में नहीं, लाखों में नौकरियां होती है। 50 लाख से ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियों का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें 3% कर लो। स्टेट गवर्नमेंट की नौकरियों के साथ इसको जोड़कर देखो, लाखों नौकरियों का मामला, एजुकेशन की सीटों का मामला। बैकवर्ड क्लासेस की भी जाति आधारित गिनती होनी चाहिए, अनुसूचित जाति जनजाति की गिनती होनी चाहिए। ये जनगणना का मामला केवल ओबीसी से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, इसकी आवश्यकता देश के तमाम बहुजन जातियों को। यह मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है और इसी की वजह से 2021 में बीजेपी ने जाति आधारित जनगणना नहीं की। कारण बताया कि कोविड चल रहा, कोविड का कारण बताकर जनगणना नहीं। उसी कोविड के पीरियड में 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव हुए, हजारों की रैलियां करने के लिए खुद मोदी जी बंगाल में गए, कलकत्ता में हजारों की रैलियां की, तब वहां कोविड की समस्या नहीं रही, मगर जनगणना का काम करने के लिए कोविड का कारण बताया, इस वजह से ना कर। 61 में भारत और चाइना का वार था, देश में युद्ध चल रहा था, फिर भी जनगणना हुई। 71 में बांग्लादेश के मुक्ति के नाम पर लड़ाई हुई, भारत पाकिस्तान का युद्ध चला, फिर भी जनगणना हुई। मगर 2021 में ना कोई जंग थी, ना कोई लड़ाई थी, ना कोई आपातकाल था, जनगणना हो सकती थी, नहीं की, क्योंकि उस जनगणना के ऊपर दबाव था जाति आधारित गिनती का। नहीं किया बीजेपी ने, क्योंकि वो जानते कि ये गिनती अगर हो जाए तो ये जो बारूद का ढेर है ये फट जाएगा। नंबर 2, ये इतनी ज्यादा अनियंत्रितता, इतनी ज्यादा बेपरवाही और अहंकार जो राज चलाने वाले लोगों के अंदर पैदा हुआ, ये सत्ता का मद नहीं, ये सत्ता का अहंकार नहीं। ये दिमाग से निकाल दीजिए कि ये सत्ता का अहंकार है। ये 300 से ज्यादा सांसद है, इसका अहंकार है। ये सारा का सारा अहंकार
ईवीएम के ऊपर जो नियंत्रण है उसकी वजह से। ये अहंकार सत्ता का नहीं, ईवीएम पर जो नियंत्रण है उसकी वजह से बना हुआ। 13 महीने किसानों ने आंदोलन चलाया, 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए। क्या किसानों की समस्या का समाधान हुआ? नहीं। उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान हजारों की महापंचायतें किसानों के द्वारा की गई और खुलकर ये कहा गया कि बीजेपी के विरोध में वोट करेंगे। क्या हुआ? कोई नुकसान हुआ बीजेपी को? ये सारा का सारा ईवीएम का मामला है। जब तक भारत में ईवीएम के माध्यम से चुनाव होते रहेंगे तब तक भारत में जनता का जो सही रिप्रेजेंटेशन है वो नहीं हो पाएगा। तो ईवीएम एक बहुत बड़ा मुद्दा आज की स्थिति में शासक वर्ग द्वारा अपनाया है। इसके विरोध में लगातार जागरण करने की जरूरत है। ये जो जागरण हम समाज के अंदर कर रहे हैं, पिछड़ी जातियों में, अनुसूचित जाति जनजातियों में, अल्पसंख्यक लोगों में, मुस्लिमों के विरोध में योजना बनाकर एट्रोसिटीज की जा रही है। अब मणिपुर में 300 से ज्यादा चर्चेस पर हमले हुए। तो जहां जिसकी आवश्यकता है वहां उसको गन पॉइंट पर लिया जा रहा है। झारखंड में आदिवासियों के माध्यम से एट्रोसिटीज करवाई जा रही है, आदिवासियों के ही विरोध में। जो कन्वर्टेड आदिवासी है, ईसाई बने हैं, उनके ऊपर हमले करवाए जा रहे हैं। वहां मेतई लोगों के माध्यम से चर्चेस पर हमले करवाए जा रहे हैं। कभी मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। हरियाणा में मेवात हो या नूह हो, वहां मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। और फसाद के माध्यम से नहीं, कार्यपालिका बुलडोजर लेकर हाजिर हो जाती है मकान गिराने के लिए। कोर्ट को पूछना पड़ता है कि भाई आपने अभी इनके ऊपर बुलडोजर क्यों चलाए? अगर ये अनाधिकृत मकान बनाए जा रहे थे तब आप क्या कर रहे थे? मकान एक रात में तो बना नहीं, एक रात में तो बना नहीं। जब मकान बन गया, सालों से लोग वहां रह रहे, तब आपको मकान दिखाई नहीं दिया। जब कोई फसाद होता है या उसमें कोई मुस्लिम शामिल है तभी आप उधर जाकर ये कर रहे हो। ये क्या मामला है? आप खुद ही, सरकार ही कानून की व्यवस्था को ध्वस्त करने के काम में लगी। ये सारा मामला साथियों देश भर में चलाया गया। एक अघोषित आपातकाल, एक अनडिक्लेयर इमरजेंसी भारत में थोपने का काम सरकारों के द्वारा किया गया। और ये करके क्या किया जाए? लोग ये कह रहे कि 2024 के बाद बीजेपी और ज्यादा मजबूत होगी या ब्राह्मण और ज्यादा मजबूत होंगे और आरएसएस की ताकत बढ़ रही है। ये आरएसएस की ताकत नहीं बढ़ रही, आरएसएस का डर बढ़ रहा है। कुछ लोग प्रचार कर रहे हैं कि आरएसएस की ताकत बढ़ रही है, बीजेपी और ब्राह्मणों की ताकत बढ़ रही है। गलत। ये ताकत नहीं बढ़ रही, डर बढ़ रहा है। और डर किस बात का है? डर इस बात का है कि इस देश के राज चलाने वाले लोग इस बात को जानते हैं कि वो बारूद के ढेर पर बैठकर राज कर रहे हैं। डर इस बात का है कि वो ये जानते हैं कि वो बारूद के ढेर पर बैठकर राज कर रहे हैं। और जिस दिन इस बारूद के ढेर पर एक चिंगारी भी पड़ जाए, ये लावा फट जाएगा और इस लावा फटने में जल जाएगा तो कौन होगा? इस देश का शासक वर्ग जल जाएगा। साथियों, देश में सिविल वॉर के हालात पैदा हुए, देश में गृह युद्ध के हालात है। और ऐसा कोई एक राज्य नहीं है, ऐसा कोई एक प्रदेश नहीं है जहां लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं है। सारे देश भर में असंतोष का माहौल है। कितना भी नियंत्रित करने की कोशिश की जाए, इस देश के राज्यकर्ता वर्ग, इस देश के बहुजन समाज के अंदर ये जो सामाजिक आंदोलन खड़ा हो रहा है, इसको दबाने में विफल हो रहे हैं। मशाल को चाहे जितनी ताकत लगाकर नीचे दबाने की कोशिश करो, मशाल को जितना नीचे दबाने की कोशिश करो, ज्वालाएं उतनी ही ऊपर उठेगी। ये अन्याय, अत्याचार, ये जो अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के ऊपर जो अन्याय अत्याचार किया जा रहा है और उसका बड़े शोर से प्रचार करवाया जा रहा है, उसके पीछे शासक जातियों का डर है। जो आंदोलन खड़ा हो रहा है, उस आंदोलन को दबाने के लिए साथियों ये सारी चीजें हो रही।
इसलिए हमें इस आंदोलन को बहुत ज्यादा ताकत से समाज में लेकर जाने की जरूरत है। इस लोकतंत्र और संविधान को अगर हमको बचाना है तो इस लोकतंत्र और संविधान की शक्ति, उसके प्रभाव और उसके अधिकारों के क्षेत्र को ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों लेकर जाने की जरूरत है। अगर हम इस देश के अंदर अपनी व्यवस्था निर्माण करना चाहते हैं, अपना राष्ट्रवाद निर्माण करना चाहते हैं, उस राष्ट्रवाद का निर्माण करने के लिए पहले अपने समाज के अंदर शक्ति का निर्माण करना होगा। ब्राह्मणों ने जिनको जाति के आधार पर तोड़ा है, जाति के आधार पर जिनको विभाजित किया है, उन 6000 जाति के टुकड़ों को जोड़ना होगा, उनके अंदर भाईचारा पैदा करना होगा। बामसेप ने फंडा बनाया साथियों, 6 दिन चारा कमाओ, 7वें दिन भाईचारा कमाओ। बामसेप का फंडा 6 दिन चारा कमाओ, 7वें दिन भाईचारा कमाओ। क्यों? संकट के समय में चारा काम नहीं आता, भाईचारा काम आता है। तो भाईचारे का मतलब अपने भाई के घर जाना नहीं, जो मूल निवासी है, 6000 जाति के लोग हैं, उसको अपना भाई मानो और उसके साथ अपना रिश्ता जोड़कर बंधु भाव, फ्रेटर्निटी निर्माण करने का काम करो, तो ही शक्ति का निर्माण होगा। मूल निवासी समाज बनाने की प्रक्रिया हम बनाने के लिए काम में लगे तो हमारा राष्ट्रवाद किसी जाति पर, किसी धर्म पर या किसी वर्ग पर आधारित नहीं है, क्योंकि राष्ट्रवाद किसी जाति पर, किसी वर्ग पर, किसी लिंग पर आधारित नहीं हो सकता। राष्ट्रवाद किसी के विरोध में नहीं होता। कोई घृणा और द्वेष के आधार पर राष्ट्र निर्माण नहीं कर सकता। राष्ट्रवाद किसी के लिए तिरस्कार का भाव नहीं पैदा कर सकता। राष्ट्रवाद किसी के प्रति नफरत या किसी को नीच मानकर उससे गैर बराबरी का व्यवहार नहीं सिखा सकता। राष्ट्रवाद समता, बंधुता, न्याय सिखाता है, भाईचारा सिखाता है। ये संविधान के प्रियाबल में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, ऐसा राष्ट्र, ऐसा समाज। तो क्या ब्राह्मण ऐसा राष्ट्र समाज बनाएगा जिसमें हक अधिकार की व्यवस्था हो? नहीं। ये निर्माण करने की जिम्मेदारी बाबा साहब अम्बेडकर ने उनके अनुयायियों पर लगाई थी कि ये लोग ऐसा राष्ट्र निर्माण करेंगे, ऐसा राष्ट्रवाद निर्माण करेंगे। ये जिम्मेदारी साथियों हमने ली। 6 दिन चारा कमाओ, 7वें दिन भाईचारा कमाओ। निरंतर अपने समाज के अंदर रहकर समाज को जगाने का, जोड़ने का काम, ये प्रक्रिया साथियों हमें करनी है। इसलिए ये सारे कार्यक्रम साथियों इसी कड़ी के तहत बनाए गए। जो मुद्दे हैं, जो पिछड़ी जातियों के साथ जुड़े हैं, आदिवासियों के साथ जुड़े हैं, अनुसूचित जातियों के साथ जुड़े हैं, इस देश की महिलाओं के साथ जुड़े हैं, इस देश के धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों के साथ जुड़े हैं, उन सारे मुद्दों के आधार पर एक बहुत विशाल संगठन और आंदोलन निर्माण करने की प्रक्रिया में हम लोग लगे। इसलिए साथियों, आने वाला भारत निर्माण करने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर आप भारत को महान बनाना चाहते हो, उस भारत महान बनाने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। उसको महान बनाने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। हमारे पुरखों का भारत, जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, स्वर्णिम भारत कहा जाता था, वो भी हमारे पुरखों का था और उसकी आने वाली पीढ़ी उससे भी विशाल भारत बनाएगी, जो दुनिया में एक बहुत बड़ा समता का आंदोलन के रूप में, एक प्रतीक के रूप में दुनिया के सामने खड़ा होगा। इतना विशाल आंदोलन साथियों हम लोगों को निर्माण करना है। इसको निर्माण करने के लिए हमें अपना समय, बुद्धि, पैसा, हुनर लगाना होगा। राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया की दृष्टि से साथियों ये सारा कार्यक्रम देश भर में मनाया जा रहा है। कि मैं आज इस मौके पर आप लोगों से इतना ही अनुरोध करता हूँ कि जो बातें साथियों हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उन बातों का निरंतर प्रचार प्रसार करके एक जाति विहीन, वर्ग विहीन समाज निर्माण करने की प्रक्रिया के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। इसी से राष्ट्र का निर्माण होगा। बाबा साहब अम्बेडकर ये जो कहते हैं कि राष्ट्र का निर्माण करना है तो जाति का नाश करना होगा। जाति को कायम करके राष्ट्र निर्माण नहीं हो सकता, वर्ग को कायम रख के राष्ट्रवाद निर्माण नहीं हो सकता। जाति और वर्ग को खत्म करके ही एक समता मूलक समाज निर्माण करना होगा।
यही हमारे महापुरुषों का ध्येय था, यही हमारे महापुरुषों का लक्ष्य था और यही लक्ष्य हमारा भी है। और इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें अपना तन मन धन इस काम पर लगाना होगा। अंतिमतः मैं इतना ही अनुरोध आप लोगों को करता हूं, इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जितनी क्षमता, जितनी योग्यता और जितने अवसर हमारे पास है, अपनी क्षमता, योग्यता और अवसरों का महत्तम उपयोग करके साथियों हमें अपनी सर्वोच्च शक्ति इस आंदोलन में लगानी होगी। अगर ये सर्वोच्च शक्ति हम इस आंदोलन में लगाते हैं तो आने वाला भारत हमारा भारत होगा और हम ही इस भारत का निर्माण करेंगे। आने वाला कल हमारा है, आने वाला भारत हमारा है। उस भारत के निर्माण के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। आप लोग उस निर्माण के लिए अपना समय, बुद्धि, हुनर और साधन लगाएंगे। इसी विश्वास के साथ साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। आप लोगों ने सुना, आपका आभार, धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय भारत।